अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहजेब खानजादा। अब से कुछ देर पहले वज़ीर आज़म इमरान खान ने कौम से खिताब किया है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने टाइगर रिलीफ फोर्स और रिलीफ फंड कायम करने का भी ऐलान किया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि इस वक्त पूरी दुनिया कोरोना वायरस के खिलाफ जंग लड़ रही है। कोरोना के खिलाफ जंग में कामयाब होने वाला मुल्क चीन है। यहाँ भी चीन वाले हालात होते तो मैं तमाम शहर बंद कर देता। मसला ये है कि यहाँ लोग शदीद गुर्बत में रहते हैं। अगर हम लॉकडाउन करते और उन गरीबों का ख्याल ना करते तो कोई लॉकडाउन कामयाब नहीं हो सकता। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि कोरोना वायरस अमीर और गरीब में फ़र्क नहीं करता। अगर हम गरीब लोगों को घरों में खाना नहीं पहुँचा सकते तो लॉकडाउन कामयाब नहीं हो सकता। अब आज भी वज़ीर आज़म ने जो बात की वो लॉकडाउन और ऐसा लग रहा है कि जो कर्फ्यू है उसमें दोबारा एक दफ़ा कंफ्यूज कर रहे हैं। तमाम सूबों में लॉकडाउन हुआ है। तो उन्होंने पहले एक तकरीर में कहा था कि सिंध बहुत आगे निकल गया, मगर जो भी काम सिंध ने किया है वो 24 घंटे के अंदर अंदर पंजाब ने भी किया है। अगर सिंध ने पहले स्कूल्स बंद किए, बाद में पंजाब ने किए, सिंध ने लॉकडाउन किया, बाद में पंजाब ने किया, सिंध ने अगर लिमिट लगाई टाइम की तो फिर बाद में पंजाब ने भी वही किया। मगर वज़ीर आज़म फिर भी लॉकडाउन और कर्फ्यू के हवाले से बात कर रहे होते हैं। वज़ीर आज़म ने टाइगर फोर्स का भी ऐलान किया। इसके अलावा एक फ़ंड का भी ऐलान किया गया है। कोरोना रिलीफ फंड का अकाउंट कल से ऑपरेशनल हो जाएगा। इमदाद जमा कराई जा सकेगी। रिलीफ फंड कहाँ इस्तेमाल हो रहा है इसकी मुकम्मल तफसीलात कौम को बताई जाएंगी, वज़ीर आज़म ने कहा। साथ ही उन्होंने खबरदार किया उन लोगों को जो इस वक्त ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर रहे हैं। साथ ही जो भारत में लॉकडाउन हुआ है, बड़ा सख्त लॉकडाउन हुआ है, उस हवाले से वज़ीर आज़म ने कहा कि लॉकडाउन करने पर मोदी को कौम से माफ़ी मांगना पड़ी और साथ ही इस वजह से माफ़ी मांगना पड़ी कि वज़ीर आज़म ने कहा कि बगैर सोचे समझे नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमने लॉकडाउन कर दिया था। नरेंद्र मोदी ने असल में क्या कहा था वो भी आपको सुनाएंगे। वज़ीर आज़म ने क्या कहा जरा देखिए। हमारे साथ हमसाया मुल्क में देख लें, उनकी हुकूमत ने फैसला किया या 2 या 3 दिन पहले कि सारा हिंदुस्तान को वो लॉकडाउन कर देंगे। आज वहाँ हालात देख लें। आज हालात ऐसे हैं कि उनके प्राइम मिनिस्टर ने कौम से माफ़ी मांगी है और माफ़ी ये मांगी है कि हमने बड़ी सोचे समझे बगैर लॉकडाउन कर दिया था। हम कह रहे हैं कि उन्होंने माफ़ी मांगी है। माफ़ी इस बात पे मांगी है नरेंद्र मोदी ने कि बगैर सोचे समझे लॉकडाउन कर दिया था। हालांकि भारत में नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन में मज़ीद सख्ती की है। मुख्तलिफ रियासतों से कहा है कि वो अपनी बॉर्डर्स को सील करें, लोगों को घरों से ना निकलने दें। और कल इस माफ़ी का जिक्र कर रहे हैं वज़ीर आज़म। नरेंद्र मोदी ने रेडियो पर अपनी कौम से खिताब किया और उसमें उन्होंने माफ़ी ज़रूर मांगी, मगर साथ में ये कहा कि इसके अलावा 1 अरब 30 करोड़ आवाम के लिए कोई रास्ता नहीं था। मैं सभी देशवासियों से क्षमा मांगता हूं और मेरी आत्मा कहती है कि आप मुझे जरूर क्षमा करेंगे, क्योंकि कुछ ऐसे निर्णय लेने पड़े हैं जिसकी वजह से आपको कई तरह की कठिनाइयां उठानी पड़ रही हैं। खास करके मेरे गरीब भाई बहनों को देखता हूं तो जरूर लगता है कि उनको लगता होगा कि ऐसा कैसा प्रधानमंत्री है, हमें इस मुसीबत में डाल दिया। उनसे भी मैं विशेष रूप से क्षमा मांगता हूं। हो सकता है बहुत से लोग मुझसे नाराज भी होंगे कि ऐसे कैसे सबको घर में बंद कर रहे हो। मैं आपकी दिक्कतें समझता हूं, आपकी परेशानी भी समझता हूं, लेकिन भारत जैसे 130 करोड़ की आबादी वाले देश को कोरोना के खिलाफ लड़ाई के लिए एक कदम उठाए बिना कोई रास्ता नहीं था। कोरोना के खिलाफ लड़ाई जीवन और मृत्यु के बीच की लड़ाई है और इस लड़ाई में हमें जीतना है और इसीलिए ये कठोर कदम उठाने बहुत आवश्यक थे। किसी का मन नहीं करता है ऐसे कदमों के लिए, लेकिन दुनिया के हालात देखने के बाद लगता है कि यही एक रास्ता बचा है। आपको, आपके परिवार को सुरक्षित रखना है। मैं फिर एक बार आपको जो भी असुविधा हुई है, कठिनाई हुई है, इसके लिए क्षमा मांगता हूं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने इस बात की माफ़ी मांगी कि उन्होंने बगैर सोचे समझे लॉकडाउन कर दिया था। ये नहीं कहा नरेंद्र मोदी ने माफ़ी मांगी कि अवाम को तकलीफ हो रही है, मगर कहा कि इसके अलावा कोई चारा नहीं था। 1 अरब 30 करोड़ अवाम की जो हिफाजत है उसके लिए दुनिया भी इसी किस्म के इकदाम कर रही है जैसे इकदाम किए गए और फिर इकदाम को मज़ीद भारत में सख्त कर दिया गया। रियासतों की तरफ से सख्ती कर दी गई है। वज़ीर आज़म इमरान खान मुसलसल कर्फ्यू के नाम पर लॉकडाउन की मुखालफत कर रहे हैं। हालांकि
लॉकडाउन में इस वक्त वाज़ेह है कि गरीब आदमी की मुश्किलात तो बढ़ी हैं, मगर मुल्क में गुड्स ट्रांसपोर्ट चल रही है, तमाम ज़रूरी सामान तैयार करने वाली फैक्ट्रियाँ चल रही हैं, बैंक्स खुले हुए हैं, खाने पीने का सामान मिल रहा है, तमाम ज़रूरी शोबों से वाबस्ता अफराद काम पर भी जा रहे हैं। तो ये इस वक्त कर्फ्यू नहीं है। और दूसरी बात ये कि जहाँ पर तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, वज़ीर आज़म लॉकडाउन की कर्फ्यू के नाम पर मुखालफत करते हैं, मगर तहरीक इंसाफ की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत हो या पंजाब हुकूमत हो, वो इस बात की हामी और कह रहे हैं कि जब से ये लॉकडाउन हुआ है उसका फ़र्क नज़र आ रहा है। दूसरी अहम बात यह है कि लॉकडाउन में बड़ी जिम्मेदारी है कि इसकी पासदारी की जाए। पंजाब में जब रायविंड का इज्तिमा हुआ उसकी पासदारी नहीं कराई गई, तो अब सिंध में भी पंजाब भर में इस वक्त जो केसेस हैं वो रायविंड के इज्तिमा के बाद और वहाँ से जो जमातें निकली उस वजह से नज़र आ रहे हैं। इसलिए मुसलसल ये तनकीद हो रही है कि वज़ीर आज़म जब कन्फ्यूज़ करते हैं लॉकडाउन और कर्फ्यू को तो लोगों में भी गैर संजीदगी आती है। इसलिए पंजाब में जो वाक़यात हैं वो ज़्यादा हो रहे हैं कि लोग लॉकडाउन की पासदारी नहीं कर रहे हैं सिंध के मुकाबले में। इस वक्त सैयद मुराद अली शाह वज़ीर आला सिंध हमारे साथ मौजूद हैं। शाह साहब बहुत शुक्रिया। शाह साहब, आपको लग रहा है कि अब लॉकडाउन के नतीजे में कहिए या इस वक्त जो दुनिया में नज़र आ रहा है कि कितनी तेज़ी से केसेस बढ़ रहे हैं 10-10 हज़ार केसेस एक दिन में बढ़ रहे हैं, अमवात 500-500 और हज़ार के लगभग हो रही हैं। पाकिस्तान में कहा जा सकता है कि पीक कर गया है, फ्लैटिन हो गया है, कर्व 100-150 नए केसेस आ रहे हैं, अमवात की तादाद में भी उतना इजाफा नहीं हो रहा है। नहीं, मैं अगर एक लफ्ज में जवाब सुनेंगे तो नहीं। देखें जी, हमने इसको स्प्रेड तो इसका कम किया है, ये लॉकडाउन का यही फायदा है, लेकिन एग्जैक्ट नंबर ऑफ केसेस को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको टेस्टिंग भी उसी हिसाब से करनी चाहिए। वेस्टर्न वर्ल्ड में टेस्टिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, इसलिए उनके लोग आइडेंटिफाई हो रहे हैं। अब उसके उधर भी बड़ी सिलेक्टिव टेस्टिंग होती है, लेकिन उनके पास नंबर्स काफ़ी हैं, टेस्ट करने की गुंजाइश की कैपेसिटी बहुत है। हमारे यहाँ फॉर इंस्टेंस सिंध में हम अभी तक 6000 के करीब टेस्ट कर चुके हैं और 6000 में रफली 10% आप कह लें पॉजिटिव आ रहे हैं लोग। यही टेस्ट अगर हम ज़्यादा कर सकें तो शायद इससे ज़्यादा नंबर्स हों, बल्कि यकीनन ज़्यादा नंबर्स होंगे। तो आई डोंट थिंक फ्लैटन हुआ है, स्प्रेड ज़रूर रुका है। टेस्ट जो है जैसे होते जाएंगे और ज़्यादा नंबर्स हमारे पास आते जाएंगे। शाह फैसल ईदी का एक बयान सामने आया, पंजाब के हवाले से उन्होंने बयान दिया, सिंध में भी उन्होंने कहा अमवात हुई हैं। हमारे साथ फैसल ईदी भी मौजूद होंगे, हम उनसे भी पूछेंगे कि उनका बयान किस कॉन्टेक्स्ट में था। मगर मैं आपसे भी जानना चाह रहा हूँ कि ये बात तो तय है, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, आप, बलूचिस्तान सब ये कह रहे हैं कि जी टेस्ट कम हुए, इसलिए हम कह नहीं सकते कि ओरिजिनल कितने लोग हैं जो कि इससे मुतासिर हुए कोरोना से। मगर क्या ये भी कहा जा सकता है कि क्योंकि टेस्ट कम हुए हैं इसलिए ये नहीं पता कि कितने लोग मुतासिर हुए, और फिर पाकिस्तान में जितनी अमवात होती हैं वो सारी इस तरीके से डॉक्यूमेंटेड नहीं होती, सबका बाद में अस्पताल आकर नहीं पता चलता कि किस वजह से मौत हुई है, इसलिए अमवात की तादाद भी ज्यादा हो सकती है जितनी रिपोर्ट हुई है? मैं ये नहीं कहूंगा, इसलिए कि जो चीज पता नहीं है कि डेथ्स जो हुई हैं वो कोरोना से हुई हैं, अगर उसमें कोई पक्की बात या कोई पक्की इतला नहीं है तो मैं ऐसे नहीं कहूंगा कि जी ये डेथ्स हुई हैं और हमें पता ही नहीं चला है। लेकिन अल्लाह ताला सबको बचाए, ऐसा भी नहीं है कि डेथ्स नहीं हुई हैं। हमें पिछले दिनों में तो आप देख रहे हैं रोज हमें एक दो डेथ्स का पता चल रहा है। कल 2 लोग 2 या 3 की कल डेथ हुई थी। आज भी अभी तक जहां तक मुझे पता है 1 डेथ हो चुकी है। कुछ लोग वेंटिलेटर्स पे हैं और ये थोड़े से नंबर्स है ना जो हमारे टोटल जैसे मैंने कहा 500 से कुछ ऊपर पॉजिटिव्स हैं, तो वही जो दुनिया भर में डेथ रेट है वही चल रहा है, कोई इतना कम नहीं है। अल्लाह ताला हम सबको हमारे इससे निकल आए, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई कंफर्टेबल होने की बात है कि डेथ्स नहीं हो रही हैं। वो दुरुस्त है, मगर जो दुनिया भर का रेट है वो जो लोअर साइड पर है अभी भी, और ये बड़ी अच्छी खबर है कि पाकिस्तान की तरफ से वो ज़्यादा इस वक्त भी नहीं है, जो डेथ इतनी ज़्यादा नहीं सामने आई है। मगर साथ में ये भी बताइएगा शाह साहब कि अब जो आपने लॉकडाउन अनाउंस किया 4 अप्रैल तक का था, उसमें अब चंद दिन रह गए हैं और लॉकडाउन ज़ाहिर है इसलिए अनाउंस किया गया कि हुकूमतों को मौका मिले, टाइम मिले कि वो तैयारी कर सकें। अब जबकि डेडलाइन करीब आ रही है तो आप ये समझते हैं कि जो दूसरी इंडस्ट्रीज़ हैं, चाहे वो एक्सपोर्ट से वाबस्ता हैं, लोकल डिमांड को पूरी करने वाली हैं, उन सबको ही खोला जाए आहिस्ता आहिस्ता, एक पूरा SOP बना के, और उनको बताया जाए कि जी इस चीज़ पर आपने अमल दरामद करना है, जो चीज़ें रेगुलेट हो सकती हैं उनको खोलना शुरू किया जाए और पूरे SOPs के साथ, और फिर देखा भी जाए कि वो उसकी पासदारी कर रहे हैं या नहीं।
बिल्कुल इस पे गौर हो रहा है, मीटिंग्स भी हो रही हैं, तरीक़ेकार भी देखा जा रहा है। शाहजेब, अगर मैं एक बात सिर्फ आपको बता दूं, हम बहुत लेट हो गए अनफॉर्चुनेटली। यही लॉकडाउन अगर हम 15 मार्च को, फॉर इंस्टेंस मैं एक डेट ले लेता हूँ ऐसे ही, 15 मार्च को कर देते और 15 मार्च को इफेक्टिव लॉकडाउन, जैसे आज इफेक्टिव तो नहीं है, मतलब जितना इफेक्टिव अभी है और जो पिछले एक हफ्ते हुआ है, हम 15 मार्च को करते तो जो स्प्रेड हुआ था, फॉर एग्जांपल इस वक्त सबसे ज्यादा केसेस हमारे पास वो आ रहे हैं जो तबलीगी इज्तिमा से लोग आए थे उनके, वो अगर उसी वक्त ना ट्रैवल करते अपने अपने घरों को और रोक दिए जाते कहीं जगह पे, तो वो टेस्ट नहीं आते और उन्होंने कई और को इन्फेक्ट किया होगा। तो अगर 15 मार्च को हम वो वाला लॉकडाउन कर देते जो आज जो एक हफ्ते पहले से शुरू हुआ था, तो आज हम उस लॉकडाउन को खोलने की बातें कर रहे होते और हम जैसे जैसे हमने क्या किया था, आपको याद होगा कि पहले स्कूल बंद किए, फिर रेस्टोरेंट्स बंद किए, फिर शॉपिंग सेंटर्स, फिर तफरीही मकामात, फिर दफातर और फिर इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट की, फिर दफातर बंद किए और इंडस्ट्री जो नॉन फूड रिलेटेड इंडस्ट्री और नॉन हेल्थ रिलेटेड इंडस्ट्री और दुकानें वो बंद की। अभी हम उस रिवर्स गियर में होते, मूड में होते कि हम खोल रहे हो और आखिर में हमने जो है मसाजिद में भी लोगों की तादाद मुतय्यन की और ये कहा कि जी मस्जिदें खुली रहेंगी और बाजमात नमाज तो होती रहेगी, लेकिन तादाद उलमा के कंसल्टेशन के बाद वो एक तादाद मुतय्यन की। तो इस वक्त हम वो रिवर्स में होते। अब ये 4 या 5 तारीख को होगा तो हम ऑलरेडी काफी स्प्रेड जो हो गया है उसको नहीं रोक सके बिकॉज ऑफ द डिले। लेकिन ये सारी उम्र के लिए तो ना लॉकडाउन हो सकता है या किसी सारी उम्र लंबे अरसे के लिए नहीं हो सकता। हमने फिर इसको रिलैक्स करना शुरू होगा, बट एक मेथोडोलॉजी से होगा, इस तरीके से होगा कि नुकसान कम से कम हो हमारा। अच्छा, ज़ाहिर है टाइमली चीज़ें होती बहुत ज़्यादा अच्छा था। ये शशोपंज में रही मरकज़ी हुकूमत, पंजाब हुकूमत भी, तबलीगी इज्तिमा भी हो गया, जिसकी वजह से आप कह रहे हैं पाकिस्तान भर में केसेस आ रहे हैं, हैदराबाद तक में केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। मगर इस वक्त आप कम से कम ये होमवर्क हो रहा है कि जो डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए इंडस्ट्री है या फिर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री है, उसे आहिस्ता आहिस्ता आप बाकायदा रेगुलेट करके कि किस तरीके से उन्हें ऑपरेट करना है, कितना फासला रखना है, इस तरीके से खोलना शुरू किया जाए। बिल्कुल, मैं सिर्फ, लेकिन ये मुझे समझ नहीं आती कि इस वक्त इंपोर्ट कौन कर रहा है। पूरी दुनिया बंद है, आप एक्सपोर्ट कहाँ करते हैं? यूरोप करते हैं। यूरोप की जो इस वक्त हालत है हम सबको पता है। आप नॉर्थ अमेरिका करते हैं, उधर जो पोजीशन है, मिडिल ईस्ट में सब फ्लाइट सब कुछ बंद है। तो एक्सपोर्ट्स बिल्कुल, हमने तो ये कहा हुआ है कि जिसकी गुड्स तैयार हैं वो ले जाए और एक्सपोर्ट करे, बट कहीं इंपोर्ट्स कहाँ हो रही हैं? जो इंपोर्ट्स इस वक्त तो मैक्सिमम डिमांड जो लोगों की है वो ये टेस्टिंग किट्स है, वेंटिलेटर्स हैं, हेल्थ रिलेटेड इक्विपमेंट्स हैं, आपके ये जो पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट है, उस टाइप की चीज़ों की डिमांड है। बाकी चीज़ों की तो डिमांड इस वक्त इतनी है नहीं जो हमारे यहाँ है। और दूसरा कुछ फूड आइटम्स हैं जो हम अगर एक्सपोर्ट करते हैं तो मेरा ख्याल है उनको तो हमने कंजर्व करना चाहिए। मगर ज़ाहिर जो बैरूनी इकोनॉमीज़ हैं वो अगर आहिस्ता आहिस्ता खुलेगी तो हमारी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री उस वक्त उसके लिए बड़ा अहम होगा, क्योंकि वो जो पैकेजेस भी आ रहे हैं अमेरिका में हो, दूसरे ममालिक में हो, वो कंजम्पशन के लिए आ रहे हैं कि कम से कम लोगों की कंजम्पशन रहे, लोगों का गुजारा होता रहे। तो अगर पाकिस्तान की एक्सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, उनके अगर पेंडिंग ऑर्डर्स भी हैं, बहुत सारी कैंसिलेशन हुई, आप दुरुस्त कह रहे हैं कि दुनिया नहीं इंपोर्ट कर रही है, तो उसको आपने मद्देनज़र रखा हुआ है? बिल्कुल, हम बिल्कुल जो है हर एक को फैसिलिटेट करना चाहते हैं और जहां मुल्क का फायदा है एक्सपोर्ट्स होंगे, ऑब्वियसली हमें उस फॉरेन एक्सचेंज की जरूरत है और हम खुद चाहेंगे कि उनको फैसिलिटेट करें हर तरीके से, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ लाइव्स ऑफ पीपल। ये सबसे प्राइमरी जो इस लॉकडाउन का या इस सोशल डिस्टेंसिंग का मकसद यही है ना। तो अगर वो इंश्योर हो सकेगी बात कि वो प्रोटोकॉल्स फॉलो किए जाएं तो बिल्कुल हमें खोलने इतराज के हम तो विल बी मोर देन हैप्पी टू डू इट। लेकिन आप खुद बताएं कि मुझे ऐसे केसेस मैं नहीं आपको बताना चाहता, फोन पे पता चला है कि लोगों ने अपने वर्कर्स को जो बीमार हुए उनको घरों में भेज दिया है। मतलब इफ दैट इज द वे दैट दे वांट टू डील विद दिस इशू, तो कैसे कुछ करेंगे कि मेरे जो इंडस्ट्री में वर्कर्स हैं अगर कोई बीमार होता है तो उसको देखभाल करने की वजह से कहते तुम गांव जाओ, गांव चले जाओ, अपने घर चले जाओ और उधर जाके अगर खुदा ना खास्ता उसको ये वायरस है तो उधर इन्फेक्ट कर रहा है।
हमने तो यही कहा था कि जी आपने वो मतलब जब भी करेंगे वो प्रॉपर प्रोटोकॉल्स फॉलो करने पड़ेंगे। लोगों की जानों से ज्यादा कोई और चीज कीमती नहीं है हमारी। इस वक्त आप अगर पुरानी स्टडीज देखें तो वो लोगों ने उन मुल्कों ने सरवाइव किया था जिन्होंने लोगों की जानें बचाई। अभी एग्जांपल देख लें, आज से 1-1.5 महीने पहले हम समझ रहे थे कि चाइना जो है उसकी इकॉनमी खत्म हो गई और पूरी दुनिया से जैसे वो आगे निकल रहा था वो खत्म हो गया, पीछे रह गया है। और अब बिल्कुल रिवर्स सिचुएशन है। चाइना ने अगर उसको जल्दी से काबू पा लिया तो इस वक्त मेरा ख्याल है चाइना विल कम आउट स्ट्रॉन्गर इकोनॉमिकली देन अदर कंट्रीज बिकॉज दे कुड डू जो दूसरे मुल्क ना कर सके। तो ये देखना है कि चाइना ने उस वक्त सोचा था कि मेरी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री चलती रहे। आई डू नॉट थिंक सो। उन्होंने पूरे शहर बंद कर दिए। हमारे जो अपने शागिर्द थे उधर चाइना में, आपने उस जमाने में तो हमारी सबसे बड़ी वरी ये थी कि हम इनको वापस कैसे लाएं, और उन्होंने नहीं आने दिया। उन्होंने सबको लॉकडाउन कर दिया। उन्होंने अपनी इंडस्ट्री बंद की और अब दे आर डूइंग अब हर चीज में वो आगे। ये सोच हमें रखनी चाहिए। इकोनॉमी पूरी दुनिया की इफेक्ट होगी। ये दुनिया इस वायरस के बाद इट विल नॉट बी द सेम वर्ल्ड एज इट वाज ऑन द 31st of December 2019। दुनिया बदल गई है और इस बदलती हुई दुनिया में हमने एडजस्ट करना है अपने आप को। ये अभी इस वक्त भी ये सोचेंगे अगर कि मेरी एक्सपोर्ट्स हर्ट होगी, हमारे बंदे लोग बचेंगे तो एक्सपोर्ट्स को बचाएंगे। आप सबसे पहले लोगों की जिंदगी का ख्याल करें हम। बहुत शुक्रिया। चीफ मिनिस्टर सिंध, वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह हमारे साथ मौजूद थे। वो कह रहे हैं लोगों की ज़िंदगी बचाना इस वक्त उनकी तरजीह है। पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा क़यास आराइयाँ शुरू हो गई थी। सरबरा ईदी फाउंडेशन फैसल ईदी की तरफ से एक बयान सामने आया, वो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट करने लगा, जिससे ये तासुर उभरा कि उन्होंने कहा है कि बहुत ज़्यादा इस वक्त लाशें दफनाई जा रही हैं, तो शायद कोरोना की जो हुकूमत नंबर बता रही है असल में नंबर उससे ज़्यादा तो नहीं है। फिर उनकी तरफ से इसकी क्लैरिफिकेशन भी आई। उन्होंने कहा कि जो मुश्तबा लोग हैं, जो मुश्तबा तादाद भी ज़ाहिर है, डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा ने बताया कि 14,000 से इस वक्त तजावुज़ कर गई है पाकिस्तान में मुश्तबा अफराद की तादाद। फैसल ईदी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। ये सब बहुत शुक्रिया। आपने एक बयान दिया, फिर उसके बाद आपकी तरफ से उसकी क्लैरिफिकेशन भी आई। क्या ऐसा तासुर उभरा जैसे ऑफिशियली कम बताया जा रहा है, लोगों की अमवात ज़्यादा हो रही हैं? आप बताइएगा आप क्या कहना चाह रहे थे? अजीब, ये मसला ये था कि जो सस्पेक्टेड है ना, इनको काउंटिंग में नहीं लिया जा सकता। इनमें सिम्टम्स मौजूद हैं लेकिन टेस्ट चूंकि नहीं हुआ, लेट होने की मतलब टेस्ट जो है वो क्योंकि कैपेसिटी पाकिस्तान में कम है और बैकलॉग बहुत ज़्यादा हो गया है और बहुत सारे पेशेंट जो है वो टेस्ट का इंतज़ार कर रहे हैं। तो इस दौरान इंतज़ार के दौरान अगर किसी की डेथ हो जाती है रेस्पिरेटरी जो है वो अटैक की वजह से, तो हम उसको तस्वुर करते हैं कि ये क्योंकि सिस्टम्स मौजूद थे और ये कोरोना वायरस का पेशेंट था सस्पेक्टेड, तो इसलिए हम जो है ना इसको एज अ कोरोना वायरस का पेशेंट ही लेते हैं, लेकिन गवर्नमेंट नहीं लेती। गवर्नमेंट जब तक टेस्ट नहीं हो जाता और सबूत नहीं आ जाता इन राइटिंग, तब तक जो है वो नहीं लेगी इसको। मतलब यानी आप ये कह रहे हैं कि जो लोग मरे उनमें अलामात थी, वो सस्पेक्टेड केसेस थे, तो ये कितनी अमवात हुई होंगी अभी तक पाकिस्तान में जो सस्पेक्टेड केसेस की हुई हैं? देखिए, ये इस वक्त जो है वो कोई फिगर देना जो है ना वक्त कबल वक्त होगा और जो है मुनासिब भी नहीं ठहरेगा। बेहतर ये होगा कि जब हम अपने पास अब कुछ डेटा बनाना शुरू कर दें और लोग हमसे छुपाए ना कि ये कोरोना का नहीं है, क्योंकि वो खौफजदा थे कि इनकी गुस्ल नहीं होगी। लेकिन अब हमने ये हमें ट्रेनिंग मिल गई है, हम बिल्कुल जो है उनकी गौसल भी करेंगे। अगर वो उनको कब्रिस्तान में इनको अगर हमारे सर्द खाने में भी रखवाना चाहते हैं तो वो भी हो सकेगा, कोई इशू नहीं होगा। और जौन से भी कब्रिस्तान में वो कहेंगे वहाँ पे हो जाएगी और इसकी नमाज़ जनाजा भी हो सकती है, कोई इशू नहीं है। मतलब अब कम से कम इतना बता दीजिए कि ये तो कहा जा सकता है ना, क्योंकि लोगों में बेचैनी फैल जाती है कि ये पता नहीं कितनी अमवात हो रही हैं, कि ये कोरोना से पहले जो आमतौर पर आपके पास डेड बॉडीज़ आती थी गुस्ल के लिए, दफनाने के लिए, और कोरोना के बाद उसमें कोई बहुत ज़्यादा बड़ा फ़र्क नहीं है कि इतनी ज़्यादा डेड बॉडीज़ आपके पास आ रही हैं जो पहले नहीं आती थी। इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है अभी की कोई सिचुएशन नहीं है, इस तरह की बिल्कुल कोई सिचुएशन नहीं है। और 2-4 दिन के अंदर ये वाज़ेह हो जाएगी। हम आपको जो है ना फिर एग्जैक्ट डेटा दे सकेंगे, लिस्टें भी हम दे सकेंगे कि सस्पेक्टेड पेशेंट जो है हमारे पास कितने आए। जो हमारे पास नहीं आएंगे उसकी तो हम यकीनन नहीं देंगे, जो हमारे पास आएंगे हम उनकी जो है वो आपको लिस्ट शेयर भी कर सकेंगे, डेटा भी शेयर कर सकेंगे। बहुत शुक्रिया। फैसल ईदी हमारे साथ मौजूद थे और जाहिर है एक फैसल ईदी ने जब ये बयान दिया उस वक्त फैला था, उन्होंने कहा कि ऐसी अभी कोई बात नहीं है कि बहुत ज़्यादा डेड बॉडीज़ हमारे पास आ रही हैं, सस्पेक्टेड केसेस हैं जो उन्हें लग रहे थे, मगर अब
चाहे गुस्ल देने की बात हो या तदफीन की बात हो, उसके लिए खोल दिया गया है सब कुछ। एक बेचैनी यहाँ से फैली थी, दूसरा डॉक्टर अताउर रहमान जो कि चेयरमैन है प्राइम मिनिस्टर टास्क फोर्स ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उनकी तरफ से जो बयान आया कि केसेस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, जो कि चीफ मुख्तलिफ हेल्थ मिनिस्टर्स भी कह रहे हैं, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा के हेल्थ मिनिस्टर हो, डॉक्टर यास्मीन राशिद हो, सईद गनी साहब हो, उनकी तरफ से भी कहा गया कि केसेस की तादाद ज़्यादा हो सकती है। मगर एक और बात उनसे मनसूब करके चलाई गई कि पाकिस्तान में इस वक्त शरह अमवात इसलिए कम है या इतना कम हो रहा है क्योंकि वायरस जो है उसका असर पाकिस्तान में कम है। उसकी क्या वजह है? हमारे साथ डॉक्टर अताउर रहमान साहब मौजूद साहब, बहुत शुक्रिया। आपसे मनसूब करके बात चलाई गई कि दुनिया के मुकाबले में दुनिया में ज़्यादा खतरनाक है, वायरस की नोयत यहाँ पर कम हो गई है। क्या बात है जो आपसे मनसूब करके बात की गई? मैंने ये कहा था कि हमने इसका सीक्वेंस, इसका जो स्ट्रक्चर है ये मालूम किया है और उसमें कुछ फ़र्क आए हैं। जो कि चाइना का वायरस था उसमें उसके मुकाबले में कुछ म्यूटेशंस हमें दिखाई दिए हैं, लेकिन इससे ये कहना कि ये उससे कम एग्रेसिव है या ज़्यादा एग्रेसिव है ये सही नहीं होगा। इसके एग्रेसिवनेस के ऊपर तो काम ही नहीं हुआ, इसके स्ट्रक्चर पे काम हुआ है। इसके अंदर के तकरीबन 30,000 के लगभग न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, उसका एक एक न्यूक्लियोटाइड का पूरा सीक्वेंस किया गया है जमीलुर रहमान सेंटर फॉर जीनोमिक्स रिसर्च में कराची यूनिवर्सिटी में, जो इत्तेफाक से मेरे वालिद के नाम से ही कायम किया गया था, मेरी डोनेशन से। ये इंटरनेशनल सेंटर फॉर केमिकल एंड बायोलॉजिकल साइंसेज जो यूनेस्को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है इस पूरे खित्ते का, उसका एक हिस्सा है। और वहाँ पे ये सीक्वेंसिंग डॉक्टर इकबाल चौधरी टीम को लीड कर रहे हैं और डॉक्टर इश्तियाक जो उनके साथ हैं और दूसरे, उन्होंने ये सारा सीक्वेंसिंग करी है। और उसका नतीजा ये निकला है कि इसमें कुछ जगहों पे म्यूटेशंस हुई हैं, तो ये फ़र्क है इसमें, लेकिन एग्रेसिवनेस ज़्यादा है या कम है इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। अगर यहाँ पे अमवात कम हो रही हैं तो उसकी कई वजूहात हो सकती हैं। इसकी एक वजह ये हो सकती है कि यहाँ पे क़ुव्वत, जो लोग हैं उनमें क़ुव्वत मुदाफ़ियत ज़्यादा है। इसकी वजह ये भी हो सकती है कि यहाँ का मौसम थोड़ा गर्म है। इसकी वजह ये भी हो सकती है कि यहाँ वायरस जो है उसकी स्ट्रेन में थोड़ा सा फ़र्क है, लेकिन बहुत सी वजूहात हो सकती हैं। अभी एक कहना कबल अज़ वक्त होगा कि क्या वजह है कि यहाँ पे अमवात कम हो रही हैं मगरिब में और यूरोप में ख़ास तौर पे उसके मुकाबले में। सब क्योंकि ज़रा मगरिब में ज़्यादा हो रही हैं और यूरोप में तो बहुत ज़्यादा, अगर हम मिसाल देखें इटली की और स्पेन की तो बहुत ज़्यादा है, जर्मनी का फिर अभी 1% से भी कम है डेथ रेशो। तो पाकिस्तान, भारत, अगर यहाँ पर अमवात का रेशो कम है तो ये कहा जा सकता है कि इम्यूनिटी बेहतर है। तो क्या जो हर्ड इम्यूनिटी का कॉन्सेप्ट बरतानिया में नहीं चला वो पाकिस्तान में अप्लाई हो सकता है या नहीं हो सकता है? अभी बहुत अर्ली है क्योंकि टेस्ट हमने ज़्यादा नहीं किया, टेस्ट किट्स हमारे पास ज़्यादा नहीं है, तैयारी वफाकी हुकूमत की तरफ से नहीं की गई थी अर्जेंटली, इसलिए अभी नहीं कहा जा सकता कुछ भी। ये बात सही है आपकी कि हमें एक्चुअली सही नंबर ऑफ, क्योंकि टेस्टिंग इतनी कम हुई है, कुल पाकिस्तान में मेरे ख्याल से 20-25 हज़ार से टेस्ट नहीं, ज़्यादा नहीं हुए होंगे पिछले 3 हफ्ते में, जबकि इतने टेस्ट हमें रोज़ाना करने चाहिए। लेकिन क्योंकि हॉस्पिटल्स में जो रियल टाइम PCR मशीन वगैरह बहुत कम हैं या नहीं है बहुत से हॉस्पिटल्स में, तो हम ये टेस्ट नहीं कर पा रहे। तो इस वजह से अभी तक डेटा इतना कम है, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ सिचुएशन बहुत बेहतर है जो इस वक्त मगरिब के ममालिक में जो हालात हैं। और हमें उम्मीद है कि अगर जो कंट्रोल रखा हमने, कंप्लीट लॉकडाउन तो नहीं कर सकते क्योंकि बहुत गरीब लोग हैं जो रोज़ाना दिहाड़ी के ऊपर डिपेंड करते हैं। हमें एक हद तक खुला रखना पड़ेगा ताकि इन लोगों की रोज़ी का बंदोबस्त रहे लेकिन पार्शल लॉकडाउन या एहतियात फिर भी हमें करते रहनी होगी जब तक कि ये पूरी वबा ख़त्म नहीं हो जाती। और इसमें अगले जो 2 हफ्ते हैं वो मेरे ख्याल से क्रिटिकल होंगे कि उसमें देखना होगा कि जो शरह है बीमारियों की और अमवात की ज़्यादा आसानी से शरह मालूम की जा सकती है, तो ये किस रफ्तार से बढ़ रही है और फिर प्लेटो कब पहुंचता है और फिर कम होना कब शुरू होती है। और ये उस पर डिपेंड करेगा कि हमारे जो अवाम है वो किस हद तक ताउन करते हैं हुकूमत के साथ और कंट्रोल रखते हैं, आपस में सोशल डिस्टेंसिंग रखते हैं, सफाई रखते हैं और झमगड़ा के जमा नहीं होते, एक जगह पे जमा नहीं होते जहां चांसेस हों एक दूसरे से वायरस को लगने का। लेकिन एक बहुत अहम इब्तिदा जो की गई है वो एग्जिस्टिंग ड्रग्स के ऊपर हमारा टास्क फोर्स ने क्लिनिकल ट्रायल्स शुरू कर रहे हैं लाहौर में, यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में, जहाँ पे कुछ जो एग्जिस्टिंग एंटी मलेरियल ड्रग्स हैं और एंटी वायरल ड्रग्स हैं, तो ये इस पे क्लिनिकल ट्रायल्स इसी हफ्ते शुरू हो जाएंगे। डॉक्टर जावेद अकरम जो वाइस चांसलर हैं यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के, उनके और एक पूरी टीम है जिसमें
यूरोप के भी कुछ साइंसदान शामिल हैं, उनकी निगरानी में ये क्लिनिकल ट्रायल शुरू हो रहे हैं। तो ये इससे हमें अंदाज़ा हो जाएगा इंशाल्लाह जल्द कि कौन से ऐसे ड्रग्स हैं जो इसको रोकने के लिए एज अ प्रोफिलैक्टिक या फिर इसको ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। एग्जिस्टिंग ड्रग्स की बात कर रहा हूँ मैं। और वैक्सीन्स और नए ड्रग्स को तो भूल जाना चाहिए फ़िलहाल, क्योंकि वैक्सीन अगर कोई डेवलप भी हो जाती है तो उसको कोई 1.5 साल लगेगा मार्केट में आने में, और जब तक ये पूरी वबा जो है ये आगे गुजर चुकी होगी। और नया ड्रग जो है अगर आप डेवलपमेंट में जाएंगे तो उसके लिए कई अरब डॉलर और कम से कम 10-15 साल की रिसर्च चाहिए होती है इससे पहले कि वो आए। तो हमें एग्जिस्टिंग ड्रग्स के ऊपर या फिर कंट्रोल सिस्टम्स के ऊपर ही रिलाई करना पड़ेगा कि सोशल डिस्टेंसिंग और साथ के साथ सफाई। और फिर एग्जिस्टिंग ड्रग्स में बहुत सी कुछ जड़ी बूटियाँ भी ऐसी हैं जो चाइना में इस्तेमाल हो रही हैं फॉर कोरोना वायरस, जो चाइनीज़ गवर्नमेंट प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स ने अप्रूव की हैं, उनकी इंट्रोडक्शन के बारे में भी यहाँ सोचा जा सकता है। बहुत शुक्रिया रताउर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद थे। वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब अभी हमारे साथ मौजूद हैं। और साहब बहुत शुक्रिया सब, क्योंकि आवाम में बड़ी बेचैनी है कि ठीक है केसेस पता नहीं कितने हैं नहीं पता, मगर अमवात की शरह उतनी ही है जितनी बताई जा रही है। पंजाब की हद तक भी आप कह सकती हैं कि जितनी अमवात की शरह बताई जा रही है उतनी है, या ये ज़्यादा हो सकती है? वो वजह यह है कि देखिए अभी तक हमारे पास जो अमवात हैं सामने आई हैं वो 9 हैं जो कन्फर्म्ड हैं। 4 ऐसे मरीज़ थे जिनके बारे में हमें शक था, तो बाकायदा उनके टेस्ट लिए गए और उनको उस वक्त क्लियर किया गया जब उनकी रिपोर्ट आ गई और पता चला कि वो नेगेटिव है। डेथ एक ऐसी चीज़ है जो ज़रा छुपानी बहुत मुश्किल होगी। अब किसी भी हस्पताल में एक मरीज़ सांस की तकलीफ़ से आए या खुदा न खास्ता कोरोना की जो हमारी वो टर्मिनल स्टेट है उसके अंदर अगर आए, तो मेरा ख्याल है अब तक तो सारे डॉक्टर्स इस चीज़ को आइडेंटिफाई कर पाते हैं और इसके बारे में इतला दी जाती है। तो आई स्टिल हैव अ फीलिंग कि मे बी कोई 2-4 डेथ्स ऐसी हो गई होंगी जो रिपोर्ट ना हुई हों। अपनी तरफ से हमारी पूरी कोशिश है कि एवरी डेथ विच इज़ बीइंग रिपोर्टेड उसकी तशख़ीस हम ज़रूर कर लें अगर वो शक वाली बात हो। अब इस वक्त टोटल नंबर ऑफ़ पेशेंट्स जो हैं वो हमारे पास पंजाब के अंदर 639 हो गए हैं और कोई तकरीबन मेरा ख्याल है इस वक्त हम कोई 14,573 टेस्ट कर चुके हैं और आज के सिलसिले में भी मेरा ख्याल है 1,000 टेस्टों की शाम तक मज़ीद और रिज़ल्ट आ जाएगा। डॉक्टर साहब जो रिपोर्टेड केसेस हैं उनमें भी अमवात की शरह ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा कम है। पाकिस्तान में भी इस खित्ते में भी अगर देखें तो बहुत ज़्यादा कम है। इटली में तो तकरीबन 11% के पास है, स्पेन में 8% है, जर्मनी में 0.75% है। उसकी वजूहत क्या है वो हम आवाम के सामने रख देंगे। आप बतौर डॉक्टर आपको क्या वजह समझ में आई है? इम्यूनिटी बेहतर है यहाँ या कोई और वजूहत हैं या बहुत जल्दी है ये बात क्लेम करना कि बहुत ज़्यादा कम रेशो है, क्या वजह है? देखिए जी, मेरा ख्याल है कोई सिर्फ हमारे ही पाकिस्तान के उसमें नहीं, इस पूरे खत्ते के अंदर अगर आप देखें तो इंडिया में भी कंपैरेटिवली कम डेथ्स और कम नंबर हैं। बांग्लादेश के अंदर भी तकरीबन यही हालात हैं। श्रीलंका में ये लगता है कि इस इलाके के अंदर 2-3 हाइपोथेसिस हैं। हाइपोथेसिस ही बंदा दे सकता है, थियरीज दे सकता है। एक तो ये कि मलेरियल बेल्ट है या मलेरिया बहुत ज़्यादा होता है, तो मलेरियल बेल्ट में क्या पता किसी किस्म की कोई इम्यूनिटी इस तरह की आ गई हो जिसकी वजह से कुछ रेजिस्ट कर रहे हैं हम। लेकिन ये भी हो सकता है कि क्योंकि हम बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन से एक्सपोज होते रहते हैं तो शायद एक क़ुव्वत मदाफ़ियत जो हमारी अपनी इंटरनल इम्यून सिस्टम है वो कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्गर है। और जो अभी अगेन मैं आई कोट द लास्ट प्रोग्राम दैट आई वाज सिटिंग इन, जिस पे वो तारिक रहमान साहब फरमा रहे थे कि ये जो प्रॉबली वो कल तक ये इसकी वो देंगे कि ये जो इस वक्त वायरस हमारे में है इसमें थोड़ी सी म्यूटेशन हुई है और अगर ये म्यूटेटेड वायरस है तो मे बी इसकी विरुलेंस कंपेरेटिवली शायद कम हो। बट ऑल ऑफ दीज आर थियरीज विच आर कमिंग फॉरवर्ड और ये तो पता तब चलेगा अब जैसे जैसे हम अपनी टेस्ट की नंबर जो हैं वो एक्सपैंड करेंगे तो कुछ आइडिया बेहतर होगा। अगले 2 हफ्तों के अंदर सही पोजीशन वाज़ेह होगी। डॉक्टर साहब इस पर बाकायदा अमल दरामद के ऊपर सवालात उठ रहे हैं। अब सिंध हुकूमत कह रही है कि रायविड का इज्तिमा हो गया, जिम्मेदारी थी कि वो उसको समझाया जाता जब सऊदी अरब में उम्रा तक नहीं हो रहा, मगर इज्तिमा हुआ उसके बाद वहाँ से जमातें भी निकली जो सिंध में आई। हैदराबाद में बहुत सारे केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं वो तबलीगी हैं। इसके अलावा पंजाब में भी अब केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, वहाँ पर भी आप क्वारंटीन कर रहे हैं। ये जितने केसेस रिपोर्ट हुए हैं पंजाब में भी, आप समझते हैं कि ये सब कंट्रोल में है या फिर बहुत ज़्यादा इलाकों में जो मुख्तलिफ जमातें गई हैं तबलीग की वो फैल गया है?
जी जी बिल्कुल। वजह यह है कि ये तो उनसे बहुत ज़्यादा इसरार करने के बावजूद अगर नहीं उन्होंने किया और फिर कम करके, और अभी जो हमारे पास एक बहुत बड़ा ग्रुप है जिनको हमने मूव किया है टू काला शाह काकू, उसके अंदर जो पहला 50 का ग्रुप था उसके अंदर 27 लोग पॉजिटिव आ गए, तो जो कि बड़ी तशवीशनाक बात थी। इसका ये मतलब था कि वो तकरीबन अगर 50% इन्फेक्टेड है, लेकिन क्योंकि उनको क्वारंटीन में अब रख लिया और उनको मूव कर दिया इन वन एरिया, और इसी तरीके से रावलपिंडी में भी क्वारंटीन बना गई है। तो मेरा ख्याल है जो लोग तबलीगी इज्तिमा में आए थे उनको पूरी कोशिश इस वक्त करनी चाहिए, वो अपने आप को आइसोलेट करें, आइडेंटिफाई करें और अपनी लोकल अथॉरिटीज़ को भी इन्फॉर्म करें, इस वजह से कि अगर आप अपनी वजह से किसी और को तकलीफ़ देंगे तो ये इससे बड़ी तकलीफ दे चीज़ और क्या हो सकती है। तो हमारी पूरी कोशिश होनी चाहिए कि सबको आइडेंटिफाई किया जाए और आइडेंटिफाई करके उनका टेस्ट ज़रूर किया जाए। अभी इस वक्त जो हमारे पास है उन सब के टेस्ट हो रहे हैं, इंशाल्लाह कल तक कुछ ना कुछ नताइज जो हैं वो सामने आएंगे और आपके सामने ज़रूर हम रख देंगे। तो साहब अब ज़रा लॉकडाउन आप लोगों की तरफ से किया गया था, अब आप चाहती हैं कि उसमें एक्सटेंशन हो अगले महीने के मिड तक या आगे तक, या आप समझती हैं कि अब आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें खोली जाएं, जो चीज़ें रेगुलेट हो सकती है इंडस्ट्री उसको रेगुलेट करते हुए आहिस्ता आहिस्ता खोला जाए? एसेंशियल्स तो सारी खुली हुई हैं मगर एक्सपोर्ट इंडस्ट्री, दूसरी इंडस्ट्रीज़ को आहिस्ता आहिस्ता खोला जाए। मेरा ख्याल है इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है, ये डिसीजन जो है ये तो जो आपके पास एनालिसिस आएंगी, साइंटिफिक एनालिसिस इन द नेक्स्ट 1 वीक, अभी कहना बहुत मुश्किल है। आज देखिए 30 तारीख़ है, अभी हमारे पास 5 दिन और हैं। 5 दिन के अंदर जो पिक्चर डेवलप होगी उस पिक्चर के मुताबिक वील बी इन अ पोजीशन टू सी कि मज़ीद अगर लॉकडाउन कंटिन्यू करना है तो कब तक कंटिन्यू करना है, अगर इसको माइल्ड करना है तो किस हद तक माइल्ड करना है, क्या इसको कन्फाइन करना है टू सर्टेन एरियाज़ जिनको हम रेड जोन डिक्लेयर कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें जो है ये, क्योंकि इट्स अ रैपिडली इवॉल्विंग सिचुएशन, तो आप आज के दिन कल का कुछ नहीं कह सकते। तो मेरे लिए इस वक्त कहना मुश्किल है, लेकिन ये बात मैं ज़रूर कहूँगी कि 15 अप्रैल तक बहुत हद तक सिचुएशन क्लियर हो जाएगी पाकिस्तान के अंदर कि हम किस सिमत जा रहे हैं। मेरा ख्याल लॉकडाउन का हमें फ़ायदा ज़रूर हुआ है क्योंकि हम बहुत हद तक केसेस जो हैं उनको कम कर दिया है, और अगर हमारे पास इतने केसेस आते रहें जिनको हम संभाल सकें अस्पताल में तो वो बहुत बेहतर रहेगा। और हम तो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इस वक्त पंजाब के अंदर कोरोना स्पेसिफिक हॉस्पिटल्स डिक्लेयर हो जाएं कुछ हॉस्पिटल्स, ताकि बाकी अस्पताल जो है वो अपना बाकी काम तो जारी रखें। हम लाहौर के अंदर आपको पता है हम 3 अस्पताल जो उनको मखसूस कर रहे हैं और कल इस बात का ऐलान भी कर देंगे, और बाकी अस्पताल जो हैं वो लोगों को कहेंगे आप उन 4 अस्पतालों में ना जाइए। मेयो अस्पताल, PKLI और ये जो कल बहुत बड़ा ट्राइएज जो है वो डेवलप कर रहे हैं, कल से शुरू हो जाएगा एक्सपो में, तो हम लोगों को रिक्वेस्ट करेंगे कि आप मेहरबानी करके सिर्फ इन्हीं अस्पतालों में जाइए, और बाकी अस्पतालों में अगर खांसी ज़ुकाम या आपको शक है कि कोरोना के आपको सिम्टम है इन अस्पतालों में जाएं, बाकी 4 अस्पतालों में मत जाइए, ताकि बाकी जो मरीज़ आते हैं, इमरजेंसीज आती हैं, वो ये बाकी 4 अस्पताल जैसे कि सर्विसेज अस्पताल है, गंगाराम अस्पताल है, जिना है, लाहौर जनरल हॉस्पिटल, ये मैनेज कर सके। इसी तरह पिंडी के अंदर हमने यूरोलॉजी के अंदर सब कुछ कंसंट्रेट कर दिया है और कोशिश कर रहे हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ़ पेशेंट्स भी उधर हों और वहीं ट्राइएज बने। और इसी तरह मुल्तान के अंदर आपको पता है कि हमने मुजफ्फरगढ़ का जो तैयबा दुकान अस्पताल है उसको मखसूस कर दिया है, भावलपुर में भी मखसूस कर दिया है, फैसलाबाद में भी मखसूस कर दिया। कोशिश की जा रही है कि तकरीबन हर डिस्ट्रिक्ट में कोई ना कोई ऐसी सहूलत ज़रूर हो जो सिर्फ मखसूस हो कोरोना वायरस के लिए, वरना तो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा बाकी अस्पताल भी चलाना, क्योंकि ये फिर स्प्रेड होने के ज़्यादा चांसेस हैं। सो वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट, वी वर्किंग ऑन दोज लाइन्स। शुक्रिया। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा हमारे साथ मौजूद थी, वो कह रही हैं लॉकडाउन का फ़ायदा हुआ है मगर 15 तारीख तक सही सूरत हाल पता चलेगी। वज़ीर-ए-आज़म एक तरफ लॉकडाउन को कर्फ्यू बनाकर पेश करते हैं, उसके खिलाफ बात कर रहे होते हैं, दूसरी तरफ उन्हीं की पंजाब हुकूमत वही करती है जो सिंध हुकूमत करती है, लॉकडाउन के फ़ायदे भी बताती है, उन्हीं की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत भी यही बात करती है। साथ ही दुनिया भर में इस वक्त ये वायरस 7 लाख से तजावुज़ कर गया है और 6 से 7 लाख का नंबर एक दिन से भी कम के अरसे में हुआ, यानी 1 लाख की तादाद में इजाफा दुनिया भर में एक दिन से भी कम के अरसे में हुआ। और अब सूरत हाल ये है कि डोनाल्ड ट्रंप फाइनली नंबर दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि 20 से 22 लाख लोगों के मरने की बात हो रही थी, मगर अब डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि तकरीबन 1 से 2 लाख लोग या 1 लाख तक लोग मरेंगे, तो वो बात तो बुरी होगी मगर वो उनके एडमिनिस्ट्रेशन की एक अचीवमेंट होगी, क्योंकि 20 से 22 लाख लोग मर सकते थे। So you're talking about 2.2 million deaths
2.2 million people from this. बात तो 20 से 22 लाख लोगों के मरने की जा रही है, मगर अगर इसे हम 1 लाख तक ले आएं, हालांकि 1 लाख लोगों का मरना भी भयानक बात है, मगर अगर हम इस वायरस से मरने वालों की तादाद 1 लाख से 2 लाख के दरमियान ले आएं, तो इसका मतलब होगा कि हम सब ने मिलकर बहुत अच्छा काम किया है। 2.2 up to 2.2 million deaths and maybe even beyond that. I'm feeling very good about what we did last week. You're going to have massive depression, meaning mental depression. You're going to have depression in लोग बहुत ज़्यादा जहनी डिप्रेशन का शिकार होंगे, मुआशी डिप्रेशन भी होगा, बहुत ज़्यादा लोग खुदकुशी करेंगे और सबसे ज़्यादा ये कि लोग मंशियात के आदी हो जाएंगे। आप देखेंगे कि लोग इस तरह मंशियात के आदी हो रहे हैं जो तारीख में पहले कभी नहीं देखा गया, और लोग मंशियात के आदी होने से हर जगह मरते हुए नजर आएंगे। You will see drugs being used like nobody's ever used them before, and people are going to be dying all over the place from drug addiction. Hopefully we're not going to have that, because hopefully मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे साथ ऐसा नहीं होगा। हमारे मुल्क में 22 लाख लोगों की अमवात नहीं होंगी और उम्मीद है कि मुल्क की मईशत का पहिया दोबारा चलना शुरू हो जाएगा। अमेरिका इस वक्त कोरोना वायरस के मरीजों का सबसे बड़ा मरकज है, जहां 1,42,700 से ज्यादा कोरोना के मरीज हैं। 2490 अफराद हलाक हो चुके हैं। मरीजों की तादाद और अमवात में मुसलसल इजाफा हो रहा है, और आम बात यह है कि अमेरिका उन ममालिक में शामिल है जहां इस वबा के खिलाफ इब्तिदा में संजीदगी नहीं दिखाई गई और बरवक्त फैसले नहीं किए गए, जिसके नताइज अब सामने आ रहे हैं। सेहत और इलाज की मिसाली सहूलतें होने के बावजूद इस वबा का फैलाव नहीं रोका जा सका है। अभी तक ये कहा जा रहा है कि अमेरिका में इन्फेक्शन ने पीक नहीं किया है। अभी तक तादाद मुसलसल बढ़ रही है, अस्पतालों में गुंजाइश खत्म हो रही है, वेंटिलेटर्स कम पड़ गए हैं, जबकि इसके मुकाबले में जिन ममालिक ने इस वबा की रोकथाम के लिए फौरी और मौसर इंतजाम किए, वहाँ इब्तिदा में नुकसान तो उठाना पड़ा, मगर वो ममालिक कोरोना वायरस को फैलने से रोकने में कामयाबी हासिल कर रहे हैं। इस हवाले से चीन के मॉडल को दुनिया भर में मिसाल के तौर पर पेश किया जा रहा है, जहां से कोरोना वायरस का फैलाव शुरू हुआ था और वहीं पर सबसे पहले काबू भी पाया गया। इस हवाले से एक और मिसाल सिंगापुर की भी है, जो इब्तिदा में ही कोरोना से मुतासिर होने वाले ममालिक में शामिल था, मगर वहां उठाए गए फौरी इकदाम की वजह से इस वबा को फैलने से रोक दिया गया। ये मौसर इकदाम क्या थे? इस हवाले से सिंगापुर के वजीर आजम ने CNN पर फरीद ज़करिया को इंटरव्यू देते हुए बताया कि हमने कोरोना वायरस को बहुत संजीदा लिया था, बहुत मेहनत की थी, कोरोना के मुतासरीन का पता चलाने के लिए ऐप भी बनाई। मैं अभी तक ये दावा तो नहीं करूंगा कि हम कोरोना के खिलाफ कामयाब हो गए हैं, क्योंकि अभी हम इस वबा से जंग करने के दरमियान में हैं। हमने शुरू से बहुत मेहनत की और इस वायरस को बहुत संजीदा लिया। जो कुछ चीन में वुहान में हुआ, हमने उसके फ़ौरन बाद अपने लोगों को इससे निमटने के लिए तैयार करना शुरू कर दिया। बल्कि मैं ये कहूँगा कि हम 17 साल से तैयारी कर रहे हैं, जब सार्स वायरस ने हमला किया था। जैसे ही कोरोना के केसेस सामने आए, हमने फौरी तौर पर इसके टेस्ट और इलाज को मुफ्त कर दिया। मुतासिरा लोगों से जो लोग मिले, हमने उनको फ़ौरन ट्रेस किया, उनके टेस्ट किए और वायरस के फैलने के अमल को रोक दिया। हमने पूरी मेहनत करके अपने अवाम को समझाया कि हम इस वायरस से उनके ताउन से ही निमट सकते हैं और उन्हें इसके लिए क्या इक़दाम करने हैं, जैसे कि एक दूसरे से फासला रखना, अपने आप को साफ सुथरा रखना, अगर उनकी तबीयत ख़राब है तो दफ्तर ना जाना और दूसरे लोगों से ना मिलना। इस पूरी मेहनत के साथ मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि हमने वायरस के फैलाव को रोक दिया है, मगर मैं इस खाम ख्याली का शिकार नहीं हूँ कि हम इस वायरस से जंग जीत गए हैं। जो भी मुतासिर हुआ, हमने इंटरव्यूज़ किए, वो किस किस से मिले उनको ट्रेस किया। हमने एक ऐप भी बनाई है जो शहरियों के मोबाइल में होती है, जिससे ये पता चलता है कि किस किस को वायरस है और कौन मुतासिर शख्स से राब्ते में आया। सिंगापुर ने कोरोना वायरस के फैलाव को रोक दिया है। इस वक्त सिंगापुर में कोरोना के मरीजों की तादाद 879 है, जबकि 3 अफराद हलाक हो चुके हैं। इसके मुकाबले में अमेरिका और यूरोपीय ममालिक में कोरोना का फैलाव तेजी से जारी है। इटली और स्पेन में अमवात की शरह ज्यादा है, सिंगापुर कामयाब हो गया है। इटली में तो कोरोना से शरह अमवात 11%, मगर जर्मनी में 0.72% हैं। ये 0.72% की वजह क्या है, इस पर हम तफसील से बात करेंगे। साथ ही PKLI में कितने अच्छे इंतजाम किए गए हैं, वहाँ के डॉक्टर्स कैसे मरीजों की देखभाल कर रहे हैं लाहौर में, वो भी आपको अंदर का हाल दिखाएंगे एक ब्रेक के बाद।
पंजाब में लोगों को ये शिकायत है कि क्वारंटीन के इंतजाम अच्छे नहीं हैं, अस्पताल में लोगों को रख लिया जाता है, सहूलियात अच्छी होती नहीं हैं और ये शिकायत मुसलसल रही। अब PKLI में मज़ीद बेहतर अंदाज में कुछ सहूलियात फराहम की गई हैं। इस वक्त हाफिज़ एजाज अहमद साहब जो वहाँ पर कोरोना के मरीज़ों को खुद ट्रीट कर रहे हैं और डीन हैं PKLI के, हमारे साथ मौजूद। हाफिज़ एजाज अहमद साहब बहुत शुक्रिया। साहब ज़रा बताइएगा, और कुछ फुटेज जो आपने शेयर किए वो हम भी आवाम को दिखाएंगे, क्या बेहतर अंदाज में इस वक्त PKLI में सहूलतें मौजूद हैं क्वारंटीन की या आइसोलेशन की, सब चीज़ों की? इस वक्त PKLI में सहूलतों का मेयार इस तरह के से हम दुनिया के किसी भी मुल्क की सहूलत से मुकाबला इसका कर सकते हैं। हमारे पास जो आइसोलेशन एरिया है उसके अंदर हमारे पास अलग कमरे भी हैं और एक जॉइंट रूम भी है और उनमें सफाई का इंतज़ाम, आइसोलेशन का इंतज़ाम, ये सब चीज़ें मौजूद हैं और डॉक्टरों के लिए, नर्सेस के लिए और दीगर अमले के लिए जो हिफाजती किट्स की ज़रूरत है वो भी हुकूमत पंजाब ने फराहम की हुई हैं। मतलब पर साथ में बताएगा कि अब वैक्सीन तो कोई है नहीं, तो फिर किस तरह लोगों का ख्याल करते हैं ताकि वो सेहतियाब हो सकें इस वायरस से? इसका कोई इलाज तो है नहीं। आपको पता है कि ये वायरल मर्ज है जिसका दुनिया में कोई हतमी इलाज मौजूद नहीं है। तो सबसे अहम काम यह है कि मरीज की मजमूई देखभाल की जाए, उसके जो वाइटल्स हैं उन पे तवज्जो दी जाए, उनको जो अलामात हैं उनके लिए उनको दवाइयाँ दी जाएं और फिर जिन लोगों को लेवल 3 या ग्रेड 3 की बीमारी यानी नमोनिया हो जाए या उनमें कुछ तजर्बाती दुआएं दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में इस वक्त आजकल दी जा रही हैं, जिसमें ज़्यादा शोहरत जो है वो क्लोरोक्वीन का है जो मलेरिया की दवाई है और इसके अलावा एक दो और अद्वियात हैं, एंटीवायरल मेडिसिन है। तो ये सब चीज़ें तजर्बाती और एक्सपेरिमेंटल हैं, इनका इस बीमारी के शिफायाब होने में हतमी सबूत मौजूद नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ भी जो प्रोटोकॉल बनाया गया है उसमें जिन मरीजों को नमोनिया हो जाए उनको हम ये अद्वियात इस्तेमाल कराते हैं और ये अद्वियात की फराहमी बिल्कुल इस वक्त मौजूद है। साथ ही बताइएगा, आपके पास जो मरीज हैं जिनका आप इलाज कर रहे हैं, क्या आप भी देख रहे हैं कि इस वक्त पाकिस्तान में जो रेशो है डेथ का वो कम है, जो कि एक बड़ी अच्छी बात है। ज़ाहिर हतमी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता, मगर अभी तक ऐसा है और अगर है तो उसकी आप क्या वजह समझ पाए? इसकी वजह यह है कि हमारे पास जितने भी मरीज आ रहे हैं उनमें मर्ज की शिद्दत हल्की है दूसरे मगरबी ममालिक के मुकाबले में। तो ये मैं समझता हूँ कि शायद अल्लाह ताला का एहसान है कि हमारे पास जितने भी मरीज हैं या तो उनकी अलामात खफीफ नौइयत की हैं या अगर उनको तीसरे दर्जे में नमोनिया हुआ भी है तो कुछ मरीजों को तो वो 3-4 दिन के इलाज के बाद उनकी हालत संभल गई है और उनकी हालत ज़्यादा ख़राब नहीं हुई। यानी लाहौर में मैं कह सकता हूँ कि मेरे इल्म के मुताबिक कोई मरीज अभी वेंटिलेटर पे नहीं गया जो प्रूवन कोरोना का मरीज हो। इसके बारे में मुख्तलिफ दुनिया के माहिरीन जो हैं उन्होंने इसको नोट किया है कि अफ्रीका में भी ये कम शिद्दत की बीमारी है। तो शायद हमारे यहाँ ये ख्याल है कि चूंकि मलेरिया एंडेमिक है उसकी वजह से मुज़ाहमत लोगों में ज़्यादा है और उसके ताल्लुक की बिना पर इस वायरस के असरात भी निस्बतन कम शिद्दत के हैं। तो ये आपकी बात दुरुस्त है कि पाकिस्तान में बीमारी ने उस तरह की अमवात क्रिएट नहीं की जिस तरह चाइना या मगरबी ममालिक में की हैं और ख़ुद उन ममालिक में भी मुख्तलिफ है। जैसे इटली के अंदर अमवात बहुत ज़्यादा हैं जबकि जर्मनी में उससे बहुत कम है। तो इसके कई शामिल हो सकते हैं। हमारे पाकिस्तान में इसमें मलेरिया का होना या हमारे अवाम का वायरल इस किस्म के अमराज से पहले से एक्सपोज होना इससे मिलती जुलती वायरस से हो सकता है कि उससे हमारे यहाँ मुज़ाहमत मौजूद है। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम के आखिर में जिक्र हो जाए, सुप्रीम कोर्ट ने आज कैदियों को रिहा करने के तमाम फैसले मुअत्तल कर दिए हैं और तमाम हाई कोर्ट्स और सूबाई हुकूमतों को इस हवाले से अहकाम जारी करने से रोक दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 24 मार्च को 408 अंडर ट्रायल कैदियों को रिहा करने का हुक्म दिया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। इस दरख्वास्त की समाअत चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में बेंच ने की और समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि कोरोना वायरस एक संजीदा मसला है, लेकिन कोरोना के बायस ये इजाज़त नहीं दे सकते कि संगीन जराइम में मुलविस कैदी रिहा कर दिए जाएं। चीफ जस्टिस ने कहा कि मुल्क को कोरोना वायरस की वजह से किन हालात का सामना है सब मालूम है, देखना है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने किस इख्तियार के तहत
कैदियों की रिहाई का हुक्म दिया। हाई कोर्ट्स अज खुद नोटिस का इख्तियार कैसे इस्तेमाल कर सकती हैं? चीफ जस्टिस ने कहा कि हाई कोर्ट ने अपने हुक्म से मंशियात और नैब के मुकदमात में गिरफ्तार किए गए मुलजिमान को जमानत दे दी, जबकि दुनिया में मोहतात तरीक़ेकार के जरिए लोगों को रिहा किया जा रहा है। चीफ जस्टिस ने मजीद रिमार्क्स दिए कि छोटे जराइम में मुलविस मुलजिमान को रिहाई मिलनी चाहिए, खौफ ना फैलाया जाए। हाई कोर्ट ने दहशतगर्दी के मुलजिमान के अलावा सबको रिहा कर दिया। ऐसा नहीं हो सकता कि आफत में लोग अपने इख्तियारात से बाहर हो जाएं। ये इख्तियारात की जंग है। इन हालात में भी अपने इख्तियारात से बाहर नहीं जाना चाहिए। सिर्फ उनको छोड़ दें जिनकी 2 से 3 माह की सजाएं बाकी रहती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से 408 कैदियों की रिहाई का फैसला मुअत्तल कर दिया। कैदियों की रिहाई पर अमल दरामद रोक दिया। सुप्रीम कोर्ट ने दीगर अदालतों की जानिब से जारी फैसले भी मुअत्तल कर दिए, जबकि हाई कोर्ट्स और सूबाई हुकूमतों के कैदियों को रिहा करने के मजीद अहकाम देने से रोक दिया। अदालत ने केस की समाअत बुध तक मुलतवी कर दी है। मगर सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं, कोरोना वायरस सामने आने के बाद दुनिया के कई ममालिक में जेलों से कैदियों को रिहा कर रहे हैं। इनमें अमरीका, बरतानिया, कनाडा समेत पाकिस्तान के पड़ोसी ममालिक ईरान और भारत भी शामिल हैं। रॉयटर्स के मुताबिक ईरान कोरोना वायरस के तेजी से फैलाव की वजह से 70,000 से ज्यादा कैदियों को रिहा कर चुका है। इसी तरह भारत में 21 दिन का लॉकडाउन है और वहाँ की जेलों में भी तकरीबन बहुत सारे कैदी हैं जो कि जेलों की मौजूदा गुंजाइश से 17.5% से ज्यादा हैं। कैदियों में कोरोना वायरस तेजी से फैल रहा है और इस हवाले से भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने 23 मार्च को रियासती हुकूमत को हिदायत की थी कि जेलों में कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए कैदियों को पैरोल पर रिहाई पर गौर करें और इसके लिए आला सतह पर कमेटियां तश्कील दी। और अब भारतीय सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर जेलों से कैदियों की जमानत और पैरोल पर रिहाई का आगाज हो गया है। भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश की हुकूमत ने 71 जेलों से 11,000 कैदियों को रिहा करने का ऐलान कर दिया है। इसी तरह रियासत महाराष्ट्र से 11,000 अंडर ट्रायल कैदियों की रिहाई के लिए इकदाम जारी कर दिए गए हैं। दूसरी रियासतों में भी ये इकदाम हो रहे हैं। अमेरिका में भी ये इकदाम हुए। अंडर ट्रायल जो कैदी थे उनका इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म दिया था, जिसको आज मुअत्तल कर दिया गया है। हालांकि ईरान में भी इस हवाले से इकदाम हुए। जर्मनी ने ऐसे 1000 कैदियों को रिहा करने का ऐलान किया जिनकी सज़ा ख़त्म होने वाली है और वो ज़्यादती समेत किसी संगीन जुर्म में कैद नहीं है। कनाडा के एक सूबे में गुज़िश्ता हफ्ते 1000 कैदियों को रिहा कर दिया गया। आज के प्रोग्राम में इतना ही। आपसे कल के प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।